देखिए बेटा, हमने जो वेक्टर का फर्स्ट लेक्चर किया था उसमें हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स का कुछ हिस्सा पढ़ा था। हम पीएमडीसी का जो सिलेबस है इंडिकेट के लिए जो वेक्टर्स जो उसके अंदर है उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक था उसके अंदर जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने हेड टू टेल रूल के बारे में डिस्कस किया, या उसके अंदर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या लॉ ऑफ साइन एंड लॉ ऑफ कोसाइन के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद जो खास तौर पे पीएमडीसी के सिलेबस के अंदर भी कहा गया है कि वेक्टर की एडिशन का जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड है उस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड को डिस्कस करना है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड को पढ़ने से पहले जाहिर सी बात है हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को डिस्कस करने के बाद हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन करेंगे। तो आज जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में सबसे पहले जो हम करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स। देखिए, कंपोनेंट्स का मकसद होता है कि जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं तो उनका एक रिजल्टेंट बनता है। रिजल्टेंट को बनाने वाले जो वेक्टर्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये रिजल्टेंट के कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स का मकसद है वो वेक्टर्स जो मिलके एक रिजल्टेंट बनाते हैं। तो रिजल्टेंट को बनाने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि सपोज करें एक बॉडी है, उसके ऊपर तीन चार फोर्सेस एक्ट कर रही है। सपोज करें ये फोर्स वन है, और ये सपोज करें फोर्स टू है, और ये सपोज करें एफ थ्री है। ठीक है। अब अगर इनको ऐड करें तो अकॉर्डिंग टू द हेड टू टेल रूल ये फोर्स एफ वन होगी, ये फोर्स हमारे पास एफ टू है, और ये फोर्स जो होगी ये हमारे पास एफ थ्री है, और ये जो होगा इसका रिजल्टेंट जो है एफ है। ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे कि रिजल्टेंट जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू द एफ वन प्लस एफ टू प्लस हो जाएगा एफ थ्री। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ना, ये रिजल्टेंट फोर्स है, ये तीनों इसको मिलके बनाते हैं। तो इस रिजल्टेंट फोर्स को बनाने वाले ये जो तीनों वेक्टर्स हैं दे आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो रिजल्टेंट तो कितने भी वेक्टर्स का बना हुआ हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है, उससे ज्यादा का भी रिजल्टेंट बन सकता है। तो ये जो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर है इनकी कोई तादाद फिक्स नहीं। कि आप कह लें कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, तो इनकी कोई फिक्स तादाद नहीं है। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो आप कहेंगे कि ये वेक्टर को बनाने वाले जो वेक्टर्स होते हैं दे आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। इसके बाद अब इनकी कोई फिक्स जो है वो तादाद नहीं। आप कहोगे कि देर इज नो फिक्स नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की कोई भी फिक्स तादाद नहीं होती। इसके बाद है हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। देखें, आप ये भी कहोगे
कि कंपोनेंट्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। अब ये प्रोजेक्शन क्या होता है, किस तरह होता है, आगे डिस्कस करते हैं। पहले हम सिंपल कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। देखिए, रेक्टेंगुलर जो वर्ड है ये रेक्टेंगल से निकला हुआ है। रेक्टेंगल जो होता है ये ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसकी चारों जो एंगल्स होती हैं वो 90 की होती है। तो अगर रेक्टेंगुलर नेम है, इसका मकसद है कि इनके अंदर एंगल 90 डिग्री इन्वॉल्व होगी। तो आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर हैविंग included angle equal to 90 डिग्री। या आप ये भी कह सकते हैं कि वेक्टर को बनाने वाले ऐसे वेक्टर्स जिनके दरमियान एंगल 90 डिग्री हो। जैसे ये आप देख सकते हैं ना, ये वेक्टर्स भी इस वेक्टर को बना रहे हैं, लेकिन इन वेक्टर्स के दरमियान ये जो एंगल है ये 90 डिग्री नहीं है। तो अगर वेक्टर को बनाने वाले ऐसे वेक्टर्स हों जिनके दरमियान एंगल 90 डिग्री हो, तो ऐसे जो कंपोनेंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि आपके पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये एक वेक्टर बी है। अब अगर आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें, सपोज करें ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर हो जाएगा आपके पास वेक्टर बी। ये जो रिजल्टेंट है ये रिजल्टेंट आर है। आप इसको लिखोगे वेक्टर सेंस के अंदर के रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर ए और वेक्टर बी का बना हुआ है। तो ये दोनों वेक्टर्स जो इस वेक्टर को बनाते हैं इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है। तो वेक्टर को बनाने वाले ऐसे वेक्टर्स जिनके दरमियान एंगल 90 डिग्री हो, तो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब ये तो वो एक इसका सिंपल सेंस, लेकिन इसका एक रियल सेंस होता है कि एक्चुअली रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किसको जाहिर करते हैं। देखिए, एक्चुअली रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किसी भी वेक्टर की इफेक्टिवनेस बताते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है, जब वो एक टाइम पे एक से ज्यादा डायरेक्शन में अपना इफेक्ट रखता है, तो हम कहते हैं कि वेक्टर के मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जो इफेक्ट होता है उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहा जाता है। आप कहोगे कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स also show effectiveness of a vector in different directions। ठीक है, सपोज करें मैं कुछ वेक्टर्स बनाता हूं। सपोज करें ये हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहाँ पे भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ठीक है, एक और मैं बना लेता हूं ताकि हम इसको इजीली समझ सकें। ठीक है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने बनाया। ठीक है, आपको पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है और ये साउथ होता है, आल्सो कॉल्ड वाई एक्सिस। ये ईस्ट होता है, नॉर्थ होता है, वेस्ट होता है और ये साउथ होता है। अब देखें, सपोज करें मैं एक वेक्टर बनाता हूं। एक वेक्टर मैंने इस तरह से बनाया। आप कहोगे ये वेक्टर सिर्फ और सिर्फ ईस्ट की तरफ है। मकसद इस वेक्टर का जो इफेक्ट है
वो ईस्ट की तरफ है। अगर मैं यहाँ पे एक वेक्टर बनाऊं तो आप कहोगे कि इस वेक्टर बी का जो इफेक्ट है वो सिर्फ अलोंग नॉर्थ है। तो जो वेक्टर जिस तरफ में होता है उसका इफेक्ट उसी डायरेक्शन में माना जाता है। सपोज करें आप 10 मीटर डिस्टेंस ईस्ट में तय करते हो, तो इसका मकसद है आपके उस डिस्टेंस ने आपकी पोजीशन 10 मीटर ईस्ट की तरफ तब्दील कर दी, क्योंकि उसमें आपके 10 मीटर के डिस्टेंस के अंदर या डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो इफेक्ट था वो सिर्फ ईस्ट की तरफ था। या अगर आप 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट तय करते हैं नॉर्थ में, तो आपकी पोजीशन 10 मीटर तब्दील हो जाएगी नॉर्थ में, क्योंकि आपके वेक्टर में इफेक्ट ही एक था। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आए कि आप 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट तय करते हो न ईस्ट में न नॉर्थ में, तो इसका मकसद है जब आप इस तरह से जाते हो तो आप ईस्ट की डायरेक्शन में भी जा रहे हो और नॉर्थ के डायरेक्शन में भी जा रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें एक साथ दो इफेक्ट्स हैं। आपने तो 10 मीटर तय किया, लेकिन वो 10 मीटर आपको ईस्ट में भी लेके जा रहा है और नॉर्थ में भी लेके जा रहा है। तो जब कोई भी वेक्टर एक ही टाइम पे अपना इफेक्ट एक से ज्यादा डायरेक्शन में रखता है, तो वो कितना इफेक्ट किस डायरेक्शन में रखता है उसका पता हमें लगता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसके बना लें, आप कहोगे कि ये जो है इस वेक्टर का जितना साया, सपोज करें इसके ऊपर आप लाइट लगाएंगे तो इस वेक्टर का इतना साया एक्स एक्सिस पे बनेगा। मकसद वेक्टर सी का ये इफेक्ट होगा एक्स एक्सिस पे। इसीलिए हम कहते हैं कंपोनेंट्स को प्रोजेक्शन। आप ये कहोगे कि सी एक्स का मकसद है प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ सी अलोंग एक्स एक्सिस। और इससे हमें पता लगता है कि ये एक्स एक्सिस पे कितना इफेक्टिव है। अगर इस वेक्टर का ज्यादा प्रोजेक्शन पड़ता है, सपोज करें जैसे ये वेक्टर अगर इसकी एंगल कम होती है तो ये ज्यादा एक्स एक्सिस के करीब होता जाएगा। जितना एक्स एक्सिस के करीब होता जाएगा उसका साया या झुकाव एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ेगा। मकसद आप कहोगे उसका इफेक्ट जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है। अब इसका कितना वाई एक्सिस की तरफ होगा, इसका ये जो होगा, ये जो इफेक्ट होता है इसको हम कहते हैं ये वाई की तरफ होता है। आप कहोगे सी वाई इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ सी अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है। अगर आपके पास जेड एक्सिस होते तो आप कह सकते थे कि ये जो वेक्टर है इसको आप कहोगे प्रोजेक्शन ऑफ सी अलोंग जेड एक्सिस। तो आप कहेंगे कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का जो रियल सेंस होता है उसे हमें पता लगता है कि कौन सा वेक्टर जो होता है उसका जो इफेक्ट होता है वो किस एक्सिस पे ज्यादा है। आप देख सकते हैं अगर इसकी एंगल 45 डिग्री है तो उसका जितना इफेक्ट, क्योंकि 45 ईस्ट और नॉर्थ दोनों के दरमियान आता है, तो आप कहोगे कि इसका सी एक्स और सी वाई बराबर है, क्योंकि 45 पे वो वेक्टर इन दोनों डायरेक्शंस के दरमियान होता है, ना उस तरफ झुका होता है ना उस तरफ झुका होता है। लेकिन अगर एंगल 45 से बढ़ेगी तो इस वेक्टर का जो y कंपोनेंट होगा वो बढ़ेगा, और अगर 45 से कम होगी तो इसका x कंपोनेंट बढ़ेगा। अब इसके अंदर जाहिर सी बात है इसकी तादाद फिक्स होती है, क्योंकि एक्सिस की तादाद फिक्स होती है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मकसद ही ये होता है कि कोई भी वेक्टर किस डायरेक्शन में कितना इफेक्टिव है। तो अगर आप देखते हैं कि एक्सिस की तादाद तो फिक्स है,
या 2 एक्सिस होते हैं या 3 एक्सिस होते हैं। इसका मकसद है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या 2 होंगे या 3 होंगे। तो आप कहोगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर components is 3 and minimum number is 2। इसकी तादाद जो होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का। अब हम डिस्कस करते हैं वेक्टर को जब हम रिजोल्व करते हैं। resolution of vector into rectangular components। सपोज करें आपको एक गिवन वेक्टर हो, आपसे पूछा जाए कि इसका कितना प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है, कितना प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस है, आप बताएं। तो उसको कहा जाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम किसी भी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व करते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कहेंगे। सपोज करें आपके पास एक वेक्टर है, या थोड़ा मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ताकि चारों जो है वो क्वाड्रेंट्स आ सके इसके अंदर। सपोज कर लेते हैं ये वाई एक्सिस है, और सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब अगर आपके पास एक वेक्टर ए है, ये आपके पास वेक्टर ए है, तो जाहिर है ये न वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है न अलोंग वाई एक्सिस है। तो आप कहेंगे कि इस वेक्टर के दो इफेक्ट्स हैं, ये अलोंग एक्स एक्सिस भी इफेक्ट रखता है, अलोंग वाई एक्सिस। आप इसकी एक बेहतर मिसाल ले लेते हैं कि जैसे पेनाडोल टेबलेट होती है, सर दर्द के लिए भी लेते हैं, बुखार के लिए भी लेते हैं। तो मकसद ये टेबलेट जो होती है पेनाडोल, इसके अंदर एक साथ मुख्तलिफ जो चीजें हैं उनके लिए असर मौजूद है। तो इसी तरह से कंपोनेंट्स भी आपको बताते हैं कि किसी वेक्टर में कितने इफेक्ट्स मौजूद है। आप इसको इस तरह से ले लें। सपोज करें ये वेक्टर ए है, इसका ये जो इफेक्ट है, जाहिर सी बात है ये जो इफेक्ट होता है ये इफेक्ट अलोंग वाई एक्सिस, मकसद ये इफेक्ट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, ए वाई। और ये जो इफेक्ट होगा इफेक्ट ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, इसको आप कहेंगे ए एक्स, और ये हो जाएगा ए एक्स। ठीक है, अब ये जो वेक्टर है इसकी एंगल जो है, आप कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर की एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, आप इसको कह लें अल्फा, और जो वाई एक्सिस के साथ इसकी एंगल है इसको हम कहते हैं बीटा। ठीक है, अब इस वेक्टर के दो इफेक्ट है, इस वेक्टर का इतना इफेक्ट वाई एक्सिस पे, इसका इफेक्ट एक्स एक्सिस पे। ठीक है, आप अकॉर्डिंग टू द हेड टू टेल रूल ए वाई को ले आएंगे ए एक्स पे। तो आप यहां से बना लें कि आपके पास एक ट्राइंगल बनता है, ये ट्राइंगल ओ पी क्यू एंड आर। आपके पास दो ट्राइंगल बनते हैं, एक ओ पी क्यू इस तरह से बनता है। ठीक है, और आपके पास दूसरा ट्राइंगल बनता है ओ क्यू आर इस तरह से बनता है। दो ट्राइंगल है और दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। आप देख सकते हैं कि इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ठीक है, ये आप देख लें ये ट्राइंगल है आपके पास, ये ट्राइंगल बनता है, ये ट्राइंगल ओ पी क्यू है, ये आपके पास ट्राइंगल है ओ पी क्यू। और ओ पी क्यू के अंदर जो एंगल है वो अल्फा है।
ठीक है। एंगल अल्फा का मकसद है, ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर एंगल हम किसके साथ ले रहे हैं, एक्स एक्सिस के साथ। आप लेंगे, देखें, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू साइन थीटा या साइन गामा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। इस अल्फा के हिसाब से या गामा, सॉरी, ये गामा के हिसाब से अल्फा होती है, मैं इसको अल्फा लिखता हूँ बेटा, गामा आगे, मैं इसको अल्फा लिखता हूँ। ठीक है, अल्फा लिख लेता हूँ क्योंकि मोस्टली एक्स एक्सिस के साथ है अल्फा आती है। ठीक है, साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगा ए वाई अपन हाइपोटेन्यूज होगा ए के बराबर। तो आप करोगे ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये आ जाएगा फार्मूला जो इसका इफेक्ट है अलोंग वाई एक्सिस। और सेम के अंदर अगर हम कॉस अल्फा करेंगे इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस होगा एक्स अपान ए, आप कर सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा। आप कर सकते हैं इस तरह से, ये आपके पास हो जाएगा इसका इफेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस। लेकिन ये फार्मूले तब इस्तेमाल होंगे जब आप वेक्टर की एंगल ले रहे हो विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, आप कहोगे कि रिलेशंस दीज रिलेशंस कौन से, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा भी लिखते हैं, अल्फा मैंने लिखा है, आप थीटा लिख लें। ठीक है, एंड ए वाई इज इक्वल टू ए साइन अल्फा, आप थीटा लिख ले, मसला नहीं है। आर वैलिड वेन एंगल ऑफ वेक्टर इज कंसीडर्ड विथ एक्स एक्सिस, जब एंगल एक्स एक्सिस के साथ होती है। लेकिन जरूरी नहीं, क्वेश्चन के अंदर कभी कभी वाई एक्सिस दिया जाता है। जब वाई एक्सिस दिया जाता है तो आप ये कर ले, एक और ट्रायंगल बनता है यहाँ पे, ये आप देख ले बेटा, इसके अंदर एक और ट्रायंगल बनता है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। अब इस ट्रायंगल के अंदर आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल ओ, ठीक है, क्यू आर, ये देख ले, ये ट्रायंगल होता है ओ क्यू आर, इसके अंदर साइन बीटा, देखें ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा ए एक्स अपान ए, तो ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन बीटा, ये आ जाएगा जब आप एंगल किसके साथ ले रहे हैं, विद द वाई एक्सिस। और इसके अंदर कॉस बीटा, कॉस बीटा हो जाएगा ए वाई परपेंड बेस, इसके हिसाब से ये बेस होगा अपान ए, तो ए वाई हो जाएगा इज इक्वल टू ए कॉस बीटा। तो ये हो जाएगा आपके पास इस तरह से। ठीक है, तो ये होता है इस तरह से, दोनों सेंसेस में लिखते, क्वेश्चन करते उसके अंदर ये चीज आपकी क्लियर हो। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है, देन फाइंड ए एक्स एंड ए वाई इफ वेक्टर मेक्स, ठीक है, इसमें पहला ये हो सकता है मेक्स 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस या 30 डिग्री विथ वाई एक्सिस। अब देखिए ये दोनों सेम वेक्टर नहीं है, एक की 30 डिग्री है विद एक्स एक्सिस और दूसरे की 30 डिग्री है विद वाई एक्सिस। आप इसको बना सकते हैं, अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास है वाई एक्सिस। अब इस वेक्टर का ये है, इसकी ये है 30 डिग्री, अगर ये 30 डिग्री है तो वाई के साथ इसकी 60 डिग्री है। और ये जो वेक्टर होता है ये इस तरह से बनता है, ये वेक्टर इस तरह से बनता है, ये
एक्स वाई के साथ 30 डिग्री होता है तो एक्स के साथ ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, दोनों अलग वेक्टर, ऐसा नहीं कि आप समझे दोनों सेम है, एक की एक्स के साथ 30 और दूसरे की वाई के साथ 30। अब अगर आप पहले का सोल्यूशन निकालोगे, ठीक है, तो एक्स एक्सिस के साथ ए एक्स होगा इज इक्वल टू ए कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू 20 cos 30 अंडर रेडिकल 3/2 इज इक्वल टू 10 अंडर रेडिकल 3 यूनिट्स। ठीक है, मीटर है तो मीटर लिख दें, जरूरी नहीं आप यूनिट्स लिखें, अगर यूनिट ना हो तो यूनिट्स लिखें, मीटर गिवन है तो मीटर लिखें। इसी तरह से अगर आप ए वाई करोगे इज इक्वल टू ए साइन 30 इज इक्वल टू 20 साइन 30 1/2 इज इक्वल टू 10 मीटर। तो ये आ गए इसके, आपने कौन सी एंगल ली, एक्स एक्सिस के साथ। अब इसी वेक्टर की एंगल कितनी है, y के साथ 60 है। आप y वाले फार्मूले भी लगा सकते हैं, कैसे लगाओगे, ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 20 साइन 60 अंडर रेडिकल 3/2। आ गया सेम आंसर, सेम आंसर आएगा। अगर एक्स एक्सिस के साथ 30 है तो वाई एक्सिस के साथ क्या होगी, 60 होगी, सम 90 है। ए वाई इज इक्वल टू ए cos 60 इज इक्वल टू 20 1/2 इज इक्वल टू 10 मीटर। देखिए आंसर आ गया। दोनों तरीकों से आ सकता है, जरूरी नहीं आप इसको कंपोनेंट्स को इसी तरह से लें। आप दूसरे का सोल्यूशन कर सकते हैं, दूसरे का आप कर लें। ए एक्स इज इक्वल टू ए, देखें 30 डिग्री विद द वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के साथ कितनी है 60, तो एक्स एक्सिस वाले फार्मूले इस्तेमाल करें, इज इक्वल टू cos 60 20 cos 60 1/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 मीटर। ए वाई इज इक्वल टू ए साइन, ठीक है, आप अभी एक्स एक्सिस के साथ ले रहे, एक्स एक्सिस के साथ इसकी एंगल कौन सी है 60, ए साइन 60 इज इक्वल टू 20, ठीक है, साइन 60 हो जाएगा अंडर रेडिकल 3/2 10 अंडर रेडिकल 3 मीटर, ये हो जाएगा। आप इसके ऊपर y वाले फार्मूले इस्तेमाल कर लें, ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन, इसकी y एक्सिस के साथ कितनी है 30 इज इक्वल टू 20 1/2 इज इक्वल टू 10 मीटर। ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस, कॉस, ठीक है, कॉस कितनी है y एक्सिस के साथ 30, ठीक है, ये हो जाएगा 20 अंडर रेडिकल 3/2 10 अंडर रेडिकल 3। कोई भी फार्मूले लगाए जवाब सेम आएगा। ठीक है, तो ये होते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसके बाद आ जाते हैं इसकी नेक्स्ट पॉइंट पे कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैन बी पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, ये जीरो भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। आप इस तरह से देखेंगे कब ये जीरो होते हैं, ठीक है, ये होता है y एक्सिस और ये होता है आपके पास x एक्सिस, ठीक है। अब अगर कोई भी वेक्टर है, अगर वो सिर्फ x एक्सिस की तरफ है तो वेक्टर a बराबर हो जाएगा ए एक्स के, जबकि उसका ए वाई कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए एक्स हो जाएगा ए कॉस थीटा कॉस 0 1 के बराबर, एक्स ए के बराबर। मकसद वेक्टर अपने ही एक कंपोनेंट के बराबर हो सकता है, दूसरा कंपोनेंट जीरो। अब अगर देखें यहाँ पे, अगर वेक्टर की एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है तो ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई, दोनों बराबर है और दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव है, ठीक है, और यहाँ पे भी दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव है। मकसद थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन 90। अगर थीटा ग्रेटर देन 0 90 है तो दोनों कंपोनेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव होते हैं, ठीक है।
और अगर इस तरह से देखें, सपोज करें अगर किसी भी वेक्टर की एंगल थीटा लेस देन 45 डिग्री है, तो ए एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा ए वाई के। अगर किसी भी वेक्टर की थीटा ग्रेटर देन 45 है, तो ए वाई जो होगा वो ग्रेटर देन होगा ए एक्स के। ठीक है। और अगर कोई भी वेक्टर जो होता है इस तरह से आ जाता है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। अगर कोई भी वेक्टर यहाँ पे आ जाता है तो वेक्टर ए अपने ही एक कंपोनेंट ए वाई के बराबर होगा, जबकि ए एक्स 0 होता है। और जब यहाँ पे वेक्टर होता है, ठीक है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री, तो ए एक्स जो होता है वो निगेटिव होता है और ए वाई जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं। अगर कोई भी वेक्टर यहाँ पे आ जाता है, अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो वेक्टर ए इसके अपने ही माइनस एक्स के बराबर होता है और ए वाई 0 हो जाता है। कोई भी वेक्टर अगर यहाँ पे आता है, थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री लेस देन 270 डिग्री, तो ए एक्स और ए वाई दोनों निगेटिव होते हैं। ठीक है। अब कोई भी वेक्टर अगर इधर आ जाता है, कोई भी वेक्टर अगर इधर आ जाता है, थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री, तो वेक्टर ए अपने ही निगेटिव ए वाई के बराबर होगा और ए एक्स जो होता है ये 0 होगा। अब वेक्टर अगर यहाँ पे आ जाता है, थीटा ग्रेटर देन 270 डिग्री लेस देन 360 डिग्री, तो ए एक्स जो होगा पॉजिटिव होगा और ए वाई जो होगा वो निगेटिव। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि डिफरेंट एंगल्स पे, क्योंकि कंपोनेंट्स डिपेंड करते हैं साइन और कास पे। जहां पे साइन की वैल्यू 0 होगी वहां पे वाई कंपोनेंट 0 होगा, जहां पे कॉस की 0 होगी वहां पे कॉस कंपोनेंट 0 होगा, जहां पे साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी वहां पे वाई कंपोनेंट नेगेटिव होगा, जहां पे कॉस की नेगेटिव होगी वहां पे एक्स कंपोनेंट नेगेटिव होगा। उसके बाद आप कह सकते हैं कि कंपोनेंट of a vector, component of a vector is equal or less than vector, but can never be greater than vector। ये जो कंपोनेंट है वेक्टर का, या तो वेक्टर के बराबर होगा या वेक्टर से छोटा होगा, कभी भी कंपोनेंट वेक्टर से बड़ा नहीं होगा, अकेला कंपोनेंट। और सम ऑफ कंपोनेंट्स, सम ऑफ sum of rectangular components, sum of rectangular components may be equal or greater than वेक्टर। अगर दो या तीन कंपोनेंट्स को आपस में सम करेंगे ना, वेक्टर के दो कंपोनेंट है, तीन कंपोनेंट है, अगर उन तीनों को या दोनों को आपस में सम करेंगे तो यह वेक्टर के बराबर होगी या उससे बड़ी उनकी वैल्यू आएगी। लेकिन अगर वेक्टर का अकेला कंपोनेंट हो ना, वो हमेशा वेक्टर से या छोटा होगा या बड़ा होगा। ठीक है, सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स, इसको मैग्नीट्यूड्स लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसके बाद जो होता है हमारे पास कंपोजिशन होती है। कंपोजिशन ऑफ वेक्टर पिरामिड्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के, अगर आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए गए हो तो आप उसको बनाओगे कैसे। ये जो था इसके अंदर तो वेक्टर दिया हुआ था, आपको कहा गया था कि उसके कंपोनेंट्स बनाए, लेकिन अगर आपको कंपोनेंट्स दिए जाए और कहा जाए कि वेक्टर बनाओ, तो फिर कैसे बनाओगे। इसके लिए आप क्या करोगे, इस तरह से करोगे। आप ऐसे, अगर आपके पास इस तरह से आपके पास कंपोनेंट्स दिए गए,
तो आप क्या करोगे कि इस तरह से सपोज करें, कहा जाए एक वेक्टर है जिसका ए एक्स कंपोनेंट ये है और ए वाई कंपोनेंट ये है। आप बताएं वो वेक्टर क्या है। तो आप क्या करोगे, इनको आप हेड टू टेल रूल के मुताबिक इस तरह से बनाओगे। यहाँ पे ए वाई होगा, तो ये जो होगा ये रिजल्टेंट जो होगा ये ए होगा। तो ये जो वेक्टर ए है ये वेक्टर सम ऑफ ए एक्स प्लस ए वाई। लेकिन अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करोगे और ए हो जाएगा अंडर रेडिकल ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अगर थ्री डायमेंशनल कोई वेक्टर है तो आप कर सकते हैं अंडर रेडिकल ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और इस वेक्टर की ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल है विद द एक्स एक्सिस, तो थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स ए वाई अपान एक्स। क्योंकि टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो थीटा होगा टेन इनवर्स ए वाई अपान एक्स। और आप जो है वो डायरेक्शन को साइंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्शन को साइंस कैन आल्सो बी यूज्ड टू फाइंड एंगल ऑफ वेक्टर with respect to x axis, y axis and z axis। जरूरी नहीं ये फार्मूला इस्तेमाल कर, आप इस तरह से इस्तेमाल कर अल्फा मकसद एक्स एक्सिस के साथ cos इनवर्स ए एक्स अपान ए, बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ए वाई अपान ए, और जो गामा है इज इक्वल टू cos इनवर्स ए जेड अपान। इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप वेक्टर की एंगल देखने के लिए विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, अब आ जाते हैं हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, रेक्टेंगुलर 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 कंपोनेंट्स मेथड ऑफ मेथड मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। ठीक है, इसका हम फार्मूला बनाते हैं। सपोज करें आपके पास इस तरह से दो वेक्टर्स हैं। अगर एक वेक्टर ए है, या मैं थोड़ा सा एंगल पे बना लूं, सपोज करें ये आपके पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, और ये आपके पास वेक्टर बी है। अब अगर आप इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड के ऊपर ऐड करना चाहो तो उसके लिए आप फार्मूला बनाओ। फार्मूला कैसे बनेगा, आप क्या करोगे, पहले इसको हेड टू टेल रूल के हिसाब से ऐड करोगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास वाई एक्सिस और ये आपके पास हो जाएगा एक्स एक्सिस। आप क्या करोगे, पहले वेक्टर ए बनाओगे हेड टू टेल रूल के हिसाब से और फिर आप वेक्टर बी बनाओगे। ठीक है, इस तरह से आप बनाओगे वेक्टर बी। ये आपके पास वेक्टर बी है और ये आपके पास वेक्टर ए है। ये बन गया इसका रिजल्टेंट वेक्टर आर। ठीक है, अब आप क्या करें, इनके कंपोनेंट्स बनाएं। ये वेक्टर ए के कंपोनेंट्स बने, ये ए का वाई कंपोनेंट बना और ये ए का एक्स कंपोनेंट बना। ये बन जाएगा आपके पास बी का, ये वेक्टर बी का ये जो बनेगा ये बी वाई कंपोनेंट बनेगा और ये बी एक्स कंपोनेंट बनेगा। ठीक है, अब आप बनाए रिजल्टेंट के कंपोनेंट। ये बनेगा रिजल्टेंट का आर वाई कंपोनेंट और ये बनेगा रिजल्टेंट का आर एक्स कंपोनेंट। आप देख सकते हैं कि ये बी एक्स, ये जो बी एक्स होता है ये और ये बराबर है, ये हो जाएगा बी एक्स के बराबर।
और ये ए वाई, और यहाँ पे ये ए वाई हो जाए। आप देख सकते हैं फिगर से ए एक्स खत्म होता है, वहां से बी एक्स शुरू होता है। मकसद आप इसको लिख सकते हैं आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, या मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक है, इस तरह से लिख सकते। तीसरा वेक्टर होगा तो सी एक्स, और आर वाई अगर आप देखें यहां से ए वाई खत्म होता है, वहां से बी वाई शुरू होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास ए वाई प्लस हो जाएगा बी वाई। तो आप करेंगे ए वाई इज इक्वल टू सॉरी आर वाई, ये हो जाएगा आपके पास आर वाई इज इक्वल टू ए वाई। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस बी वाई, ये कंपोनेंट्स फॉर्म में। अब आप इसको लिख सकते हैं जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट के बारे में आप लिखोगे कि ये हो जाएगा आपके पास आर एक्स स्क्वायर आर वाई स्क्वायर, अगर तीसरा कंपोनेंट होगा तो जेड स्क्वायर लिखोगे। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स होल स्क्वायर ए वाई प्लस बी वाई होल स्क्वायर प्लस, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ए जेड प्लस बी जेड होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये होगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई अपान आर, या डायरेक्शन को साइंस वाला फार्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्स एक्सिस के लिए वाई एक्सिस के लिए, ये एक फार्मूला बन गया। ठीक है, अब इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं बेटा, ताकि ये चीज आपको सहन में आ जाए। एग्जाम्पल करते हैं इसका। सपोज करें आपको एक वेक्टर दिया जाता है कि वेक्टर इज इक्वल टू 10 मीटर, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। वेक्टर बी इज इक्वल टू 20 मीटर, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर आपको कहा जाए आप इसका जो है वो रिजल्टेंट निकाले, तो आप क्या करोगे? ए एक्स इज इक्वल टू ए cos 30 इज इक्वल टू 10 अंडर रेडिकल 3 अपॉन टू 5 अंडर रेडिकल 3 मीटर। ए वाई इज इक्वल टू 10 और साइन 30 साइन 31 अपॉन टू इज इक्वल टू 5 मीटर। बी एक्स इज इक्वल टू बी cos 60 1 अपॉन टू इज इक्वल टू 10 मीटर। बी वाई इज इक्वल टू 20 cos 60 अंडर रेडिकल 3 अपॉन टू इज इक्वल टू 10 अंडर रेडिकल 3 मीटर। उसके बाद आपने क्या करना है? फार्मूले में रखना है। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, आर एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा 5 अंडर रेडिकल 3 प्लस हो जाएगा बी एक्स 10 अंडर रेडिकल 10। ठीक है, ये हो जाएगा 10। इस तरह से करेंगे, और आर वाई इज इक्वल टू 5 प्लस 10 अंडर रेडिकल 3, फिर उसके बाद जस्ट इसको स्क्वायर करना है तो ये आ जाएगा। कुछ वेक्टर्स इस तरह से भी होते हैं, जब आपको कभी इस तरह से दिया जाता है, सपोज करें इस तरह से दिया जाए ए इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k, बी इज इक्वल टू आई प्लस जे माइनस 2k। आपको पता है आई जे के यूनिट वेक्टर्स है, आई यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, जे अलोंग वाई एक्सिस है, के अलोंग जेड एक्सिस है, तो ये यूनिट वेक्टर्स है। आगे डिस्कस करते हैं यूनिट वेक्टर को। अब अगर आप करेंगे तो इसके अंदर जो आर एक्स होगा वो 2i प्लस आई इज इक्वल टू 3i, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा ये हो जाएगा 3 यूनिट्स। ठीक है, और जो इसका आर वाई होगा इज इक्वल टू 2j प्लस जे इज इक्वल टू 3j, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा 3 यूनिट्स। ठीक है, और जो इसका आर जेड है, आर जेड हो जाएगा इज इक्वल टू 3k माइनस 2k इज इक्वल टू के, तो आर जेड का मैग्नीट्यूड जो होगा ये 1 यूनिट होगा। ठीक है, और रिजल्टेंट आप निकाल सकते हैं, इसका रिजल्टेंट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 19 यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल करना है, ये आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। ठीक है, इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। ठीक है, बाकी इसके सिवा इंशाल्लाह कल डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर,
या फ्री वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, जो आपके सिलेबस में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं।